नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी की या रेलवे की सभी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि परीक्षा रद्द हो चुकी है तो परीक्षा होंगी नहीं, होगी। समय भी मिला है तो इसी में तैयारी बहुत अच्छे से करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए रोज इस चैनल पर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे तथा उससे जुड़े कुछ तथ्य भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप रिजल्ट निकाल सकें और परीक्षाओं में मदद मिले, आपको सहायता मिले। ठीक है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, रेलवे हो, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, कुछ भी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है। ठीक है, एसएससी, सीजीएल, पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, और इसमें एक और बात है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। हिंदी में भी कंटेंट लिखा गया है और इंग्लिश में भी लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदी में इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक अंग है, अभिन्न अंग है किस चीज का? तो यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र का, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक, तो ये बहुत ही पावरफुल समिति है या परिषद है, सुरक्षा परिषद है। ठीक, इसमें 5 देश आते हैं, इसलिए यह इसका सही उत्तर होगा 5। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? 5। 5 परमानेंट मेंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं। ठीक है, उन तथ्य में ये है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। हमने जाना, हम देखा कि 5 स्थायी सदस्य हैं, लेकिन कौन कौन से हैं? तो उसमें आता है चीन, जो कि अपना पड़ोसी है। फ्रांस, जो मित्र है। रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य हैं: चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। अगर आपको इसको याद करना है तो अपना कान से सुनिए, देखिए आंख से, और जीभ से बोलते रहिए, एक बार रिपीट करते रहिए मेरे साथ। इससे आपको बहुत तेजी से याद होगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, जो कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए है। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं। तो सुरक्षा परिषद जो है, सुरक्षा परिषद वो संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। जैसा कि हमने अभी बताया कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, वो संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। ये बहुत ही पावरफुल अंग है। ठीक है, इसमें 5 देश शामिल होते हैं जो स्थायी है: चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं इसमें। ठीक, जितना ही बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा और उसको एक बार रिवीजन मारते रहिएगा, जिससे बहुत ही जल्दी याद हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीके से जुड़े, बहुत सारे फिजिक्स एक्सेट्रा ऑल से जुड़े सब्जेक्ट को भी लाया जाएगा समय के साथ। ठीक, अगला तथ्य देखते हैं। तो सुरक्षा परिषद के प्रत्येक स्थायी सदस्य के निषेधात्मक मत मतलब, निषेधात्मक मतलब वीटो, वीटो पावर बोला जाता है। ठीक है, निषेधात्मक मत प्राप्त होता है, अर्थात वीटो प्राप्त होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है सुरक्षा परिषद में, अगर उसमें से ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं, ये कोई भी अपना वीटो पावर का यूज करता है, तो वो जो प्रस्ताव है वो रद्द कर दिया जाता है। इतना पावर होता है इनके पास। ठीक है, कोई किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किस देश ने किया? तो हालांकि है नहीं, लेकिन सोवियत संघ जो पहले यूएसएसआर होता था, वो सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। और वर्तमान में तो सोवियत संघ टूटकर तो 15 देशों में विभाजित हो गया, जिसमें से अभी भी रूस के पास वीटो पावर है। तो इस प्रकार बोला जा सकता है कि सोवियत संघ ने वीटो का सर्वाधिक बार उपयोग किया है। ठीक ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका रहा इंग्लिश में कंटेंट, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। The 5 permanent members of the United Nations Security Council are China, France, Russia, Russia, United Kingdom, जो कि ब्रिटेन, और the United States, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, the Security Council is an integral part of the United Nations. ठीक है, every permanent member of the Security Council receives a negative vote that is veto. That is a veto. ठीक है, the Soviet Union has used the veto most of the times. ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान ने अपना अंतिम सफर तय किया? Which American spacecraft made its last journey? तो 3 ऑप्शन है आपके सामने दिखाई तो दे रहा है, डिस्कवरी, कोलंबिया और एंडेवर। तो इसका सही आंसर होगा एंडेवर। क्या होगा? एंडेवर। इस अंतरिक्ष यान ने अंतिम सफर तय किया है। ठीक है, एंडेवर। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखते हैं इसमें तथ्य है इससे जुड़े हैं कुछ। अमेरिका के अंतरिक्ष यान एंडेवर ने अपना अंतिम सफर तय किया, ये आप जान चुके हैं। नासा नासा एक स्पेस एजेंसी है जो कि किसी है ये स्पेस एजेंसी अमूमतः अमेरिका की है। ठीक है, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? तो एरोनॉटिक्स, सॉरी, नासा का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये तो देख लीजिए। अब है नासा का अंतरिक्ष यान एंडेवर की 25वीं उड़ान उसकी आखिरी उड़ान थी। कोई किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि नासा द्वारा जो अंतरिक्ष यान है एंडेवर, उसकी कौन सी उड़ान उसकी आखिरी उड़ान थी? तो 25वीं उड़ान उसकी आखिरी उड़ान थी। ठीक है, उसके बाद अगला तथ्य है अटलांटिक्स अटलांटिस अंतरिक्ष यान अमेरिका ने 1985 में अपने पहले उड़ान भरी थी। ठीक है, अटलांटिस जो अंतरिक्ष यान है वो अमेरिका द्वारा 1985 में पहली उड़ान भरी थी। अगला तथ्य देख लेते हैं। तो अपोलो 11 ने पहली बार मानव को 1969 में चांद पर उतारा था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। सर्वप्रथम जो व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पर उतरे थे वो कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगला देखते हैं। ये अगला आगे देखते हैं। आगे है ये तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बार बार पढ़ने से मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है, इसको होल्ड करके पढ़ लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? अगला है हाल ही में हम्म, आ, हाँ, हाल ही में
शुरू किया गया रुपए का प्रतीक चिन्ह किस पर आधारित है, कौन सी लिपि पर आधारित है? ठीक है, द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड रूपी सिंबल इज बेस्ड ऑन, किस लिपि पर, किस स्क्रिप्ट पर आधारित है? तीन ऑप्शन है, तीनों में से सही आंसर होगा ये। ठीक, तीनों में से सही आंसर होगा रोमन और देवनागरी लिपि, रोमन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके कुछ तथ्य देख लेते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो तथ्य के रूप में है, हाल ही में शुरू किया गया रुपए का प्रतीक चिन्ह रोमन और देवनागरी लिपि पर आधारित है। ठीक है, ये तो आप देख लिए। अगला है, भारत सरकार ने इस नवीनतम रुपए के चिन्ह को 15 जुलाई 1910 को स्वीकार किया। ये एक बार आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 15 जुलाई 1910, 15 जुलाई 2010 को सरकार ने इस नवीनतम रुपए को एक्सेप्ट किया। ठीक है, स्वीकार किया। अगला तथ्य जुड़ा है इसी से कि भारतीय रुपए के लिए अंतरराष्ट्रीय 3 अंकीय कोड INR है। INR का फुल फॉर्म होता है इंडियन रुपीज। ठीक है, INR का फुल फॉर्म इंडियन रुपीज। अगला है तथ्य कि आजादी के बाद जो मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। ठीक है, तो पूछ ले कि 3 बार अवमूल्यन तो हो चुका है, तो प्रथम बार कब हुआ था? तो प्रथम बार हुआ था 20 सितंबर या 20 सितंबर 1949 को। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं प्रथम बार, फर्स्ट टाइम कब हुआ था? तो बहुत लिखने में दिक्कत होता है भाई। आप एक बार यहाँ बोल रहा हूँ तो आप एक बार सुन लीजिए। पहला हुआ था 20 सितंबर 1949 को, और दूसरा अवमूल्यन हुआ था 6 जून 1966 को, और तीसरा अवमूल्यन हुआ था 1 जुलाई 1991 को। ठीक है, तीन तो याद कर लीजिए, 49, 66 और 91। 49, 66 और 91। पहला कब हुआ था? 49, दूसरा 66 में, और तीसरा 91 में। ठीक है, क्या? भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कब कब? 49, 66, 49, 66 और 91। ठीक है, तीसरी बार कब हुआ था? तो 91, 49, 66, 91। ठीक है, 3 बार अवमूल्यन हुआ था। ये अपना देख लीजिए। अगला है, देखते हैं इसी क्या है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? गीत गोविंद एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो तीन ऑप्शन है, तो इनमें सही ऑप्शन होगा जयदेव। ठीक है, जयदेव। इससे जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो इससे जुड़े तथ्यों में है, गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने की थी। किसने की थी? जयदेव ने की। ठीक है, और इसके अलावा लव सॉन्ग ऑफ द डार्क लॉर्ड, इसकी भी रचना किसने की थी? तो जयदेव ने। कभी जयदेव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा, पूछ सकता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, जयदेव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा। ठीक है, अगला है, सूरदास द्वारा कुछ रचनाएं हैं जो कि इस प्रकार है: सूर सागर, सूर सुरावली, सूर सरावली, साहित्य लहरी इत्यादि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो किसकी? सूरदास की। कौन कौन सी? सूर सागर, सरावली, साहित्य लहरी। ठीक है, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, मीराबाई की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। तो मीराबाई की रचनाएं हैं सारण के पद, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंदा। ठीक है, तीन तो है, सारण के पद, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद।
ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन ये बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। तो मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में तीन ठो नाम है यहाँ पर: सारण के पद, गीत गोविंद का टीका और राग गोविंदा, ठीक है। इसी प्रकार देख लेते हैं तो विद्यापति जो है उनके द्वारा भी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। तो उनके द्वारा रचनाएं हैं: भूप भूप परिक्रमा, पुरुष परिसा, विभाग सा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ठीक। अम्म, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गीत गोविंद और लव सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, सॉरी, गीत गोविंद और लव सॉन्ग ऑफ द डार्क लॉर्ड जयदेव की रचना है। कवि जयदेव का संबंध उड़ीसा राज्य से है। सूरदास द्वारा सूरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी जैसी रचनाएं लिखी गई हैं जो प्रमुख है। मीराबाई के द्वारा सारण के पद, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद लिखा गया है। और विद्यापति द्वारा भूप परिक्रमा, पुरुष परिसा, विभाग सार जैसी रचनाओं का उल्लेख है, लिखा गया है। ये इंग्लिश में है। आगे देखते हैं। तो ये है, हाँ, ये भी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे वन लाइन में क्वेश्चन दिए, ठीक है। और कोई तथ्य वथ्य नहीं इसमें, ठीक है। विद्यापति के नाम पर ही किस एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है? तो विद्यापति के नाम पर ही एक एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है। तीन ऑप्शन है: दरभंगा, कटक, बेंगलुरु। ऑप्शन में चूज करना है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो विच एयरपोर्ट इज नेम्ड आफ्टर विद्यापति, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दरभंगा। क्या होगा? दरभंगा, ठीक है। दरभंगा इसका सही आंसर होगा, जो कि बिहार में स्थित है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला। अगला देखते हैं। अगला है, किस शहर में नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है? किस शहर में नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है? In which city the Nobel Peace Nobel Peace Prize is awarded? ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ओस्लो, ठीक है। ओस्लो। ओस्लो किसकी राजधानी है? तो ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है। ओस्लो किसकी राजधानी है? ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। और ओस्लो में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो हाँ, नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जाता है। कहाँ? ओस्लो। ओस्लो ओस्लो किस की राजधानी है? तो नॉर्वे देश की राजधानी है, ठीक है। देखते हैं इससे जुड़े कुछ विशेष तथ्य। हाँ, शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो शहर में प्रदान किया जाता है और ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इसलिए अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक स्वीडन वैज्ञानिक थे, उनकी याद में 1901 में नोबेल प्राइज देने की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों के नाम, मगर नाम इस प्रकार है। पहला है, हाँ, जैसे कि पहला इसमें है, ये है नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल साहित्य पुरस्कार, नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार, नोबेल फिजिक्स पुरस्कार या भौतिक पुरस्कार, रसायन पुरस्कार और चिकित्सा पुरस्कार, ठीक है। इसमें सबसे नवीनतम है क्या होते हैं, सबसे नवीनतम है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र पुरस्कार। इसको 1969 में जोड़ा गया था। 1969 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज देने देने सॉरी दिया गया था, ठीक। 1969 से नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा, ठीक है। उससे पहले सिर्फ 5 ही क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता था, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। 6 नोबेल प्राइज: पहला साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। शांति का पुरस्कार तो ओस्लो, जो कि नॉर्वे की राजधानी है, वहां दिया जाता है। लेकिन जो बाकी 5 नोबेल पुरस्कार है, उसको स्वीडन
स्वीडन के क्या बोलते हैं, स्वीडन के एक शहर है जो राजधानी है उसकी स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है, स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है। शांति के अलावा जो 5 पुरस्कार है उसे स्टॉकहोम में दिया जाता है, जो कि स्वीडन की राजधानी राजधानी है। और शांति का पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है। अगला देखते हैं, थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं, समय भी जा रहा है, बहुत तेज हो रहा है समय। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के लिए दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? विच सिटी इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका इज कॉल्ड पेरिस ऑफ साउथ अमेरिका फॉर द वाइड स्ट्रीट्स? तो इसका सही आंसर होगा रियो डी जेनेरियो, सॉरी रियो डी जेनेरो। ये कहाँ स्थित है, ये किस देश के अंदर स्थित है? तो ये है ब्राजील के अंदर स्थित है। कहाँ पर? ब्राजील के अंदर स्थित है, ठीक। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का रियो डी जेनेरियो अपनी चौड़ी सड़क के लिए दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, पूरे विश्व में फोर्थ रैंक पर, यानी फोर्थ, चौथे नंबर का, जो बोला जाए चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे बड़ा चौथे नंबर का महाद्वीप है, ठीक है। और फर्स्ट नंबर पे एशिया आता है, जो कि आप सभी को पता है, ठीक है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक प्रमुख नगर है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो या जेनरो में, ठीक है। अगला है, 2016 का ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, 2016 में आयोजित हुआ था, जो कि रियो डी जेनेरियो में स्टेब्लिश यानी कि आयोजन हुआ था उसका, ठीक है। इसके अलावा और तथ्य है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ठीक है। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक है। कोलंबिया किसकी राजधानी, सॉरी, कोलंबिया की राजधानी क्या है? तो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। क्या है? बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, ठीक है। अगर देखते हैं, हम्म चंद्रकक्षीय मिशन सेलिंग वन किस निम्नलिखित में से किस एक का है? किस देश की, किस देश का मिशन है चंद्रकक्षीय मिशन सेलिंग वन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ल्यूनर ऑर्बिट मिशन सेलिंग वन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जापान, ठीक है। जापान की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है जाक्सा, ठीक है। जाक्सा, क्या नाम है? जाक्सा। जो जापानी एजेंसी है जाक्सा, ठीक है। चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन वन जापान का अंतरिक्ष यान है, और जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। और यूरोपीय यूनियन का प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुयाना में स्थित है। और चीन के रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च है, ठीक है। ये तथ्य हो गया, अब देखते हैं आगे। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? अभी हमने बताया था नासा, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी? तो नासा आएगा, ठीक है, नासा आएगा, इसका आंसर होगा। नासा का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। कोई पूछ ले कि भारत का, या कोई पूछे क्या, एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारत के दौरे पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा डेविड आइजन हॉवर्ड, ठीक है। आइजन हॉवर्ड भारत के दौरे पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ठीक है।
इसी के साथ है, अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक फिल्मी अभिनेता थे। ये भी एक तथ्य है। और तथ्य नंबर 5 है, अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो कि अभी राष्ट्रपति है, हाल ही बने हैं। ठीक है, जो बाइडेन अमेरिका के भी राष्ट्रपति हैं और ये अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के पूरे दौर में। ठीक, आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है, कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का एकल नृत्य है? विच फोल्क डांस इज द सोलो डांस ऑफ छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर होगा पंडवानी। ठीक है, इसका आंसर होगा पंडवानी। ठीक है, देखते हैं अगला इसके तथ्य क्या है। इसके तथ्य है, पंडवानी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का एकल नृत्य है। फोल्क डांस फोल्क डांस है। और ओडिसी उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और चकरी, कठपुतली, कालबेलिया, तेरह ताली इत्यादि राजस्थान के लोक नृत्य है। ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं राजस्थान के। ठीक है, एक याद कर लीजिए, चकरी, कठपुतली, कालबेलिया, तेरह ताली किसके हैं? तो राजस्थान की लोक नृत्य है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक, अगले क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है, जो कि जल्दी क्लास को डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। थैंक यू।